हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14 यानी 14वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिस्पिरेशंस एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनसिस वेस्टेज हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कई क्लासों के लिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो 11वीं क्लास हो, एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए अगर आपको रिस्पिरेशन एंड द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज है तो इसका मतलब जो है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है इसको 2 लैंग्वेज में ला रहा है, इंग्लिश और हिंदी में जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये डबल डोज जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रखेगा। कहते हैं चैप्टर में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है नाइट्रोजन वेस्टेज हमारे लिए नुकसानदायक और किस प्रकार यहाँ पर जो है रिस्पिरेशन की भूमिका होती है। लेकिन ये सब करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is emphysema. Emphysema is a very important topic here. Emphysema is the respiratory disorder causing by exercise, exercise of cigarette smoking and chronic bronchitis. Is either to the bronchioles is there available as a shake getter distractant is abnormally is a emphysema, resulting the loss of elasticity of this part and gradually due to the continuously distance of lung increasing in a size and the air remain in the lungs even after expirations. The emphysema can be prevented by the giving by smoking before a damage is done to be available and cause to the difficulty as a elasticity is a last irreversible. कहते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है वातस्फीति। वातस्फीति जो होती है, वातस्फीति एक श्वसन विकार है जो अत्यधिक धूम्रपान और चिरकारी श्वास शोध के कारण होती है। ठीक है, ये अधिक धूम्रपान करने वाले को तो होता है वातस्फीति होती है। ये जो है श्वसन नलिका तथा कुपिका कोश को असाधारण रूप से फैल जाता है। ठीक है, असाधारण रूप से दोस्तों क्या हो जाता है, ये फैल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन भागों की प्रत्यक्ष समाप्त हो जाती है और लगातार होने वाले फैलाव के कारण धीरे धीरे फेफड़े का आकार बढ़ जाता है। अब वायु निष्पादन के बाद भी फेफड़े के भीतर बनी रहती है, यानी आपको फेफड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो आपको पता ही है कि कितने तरह बीमारी का कारण भी बन जाता है। वातस्फीति की रोकथाम कुपिकाओं को नष्ट होने वाले पूर्व धूम्रपान छोड़ देने से की जा सकती है। अब देखिए क्लियर बोल रहा है कि धूम्रपान छोड़ देने में ही आपकी भलाई है और आपके परिवार का और इस देश का भलाई है, क्योंकि देश का रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो कि मानसिक, शारीरिक और फिजिकली स्ट्रांग हो। वो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो सिगरेट और दारू पी के जा रहे हो देश की रक्षा करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि कोई भी मैं तो हैरान होता हूँ
कि जो फौज में होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वही सबसे अधिक इसका सेवन कर रहे होते हैं। अब इनके जिम्मा देश की सुरक्षा है, हमारे समाज की सुरक्षा का भार इनके ऊपर है, और यही लोग धड़ल्ले से स्मोकिंग कर रहे होते हैं। क्यों? आखिर सरकार इन पर रोक क्यों नहीं लगाती है कि भाई आप तो सुरक्षा हो, हमारे देश का सुरक्षा करते हो, हमारे समाज का सुरक्षा करते हो, हमारे जो है बच्चों का सुरक्षा करते हो, और आप ही सिगरेट दारू पी रहे हो। फिर आपका लंग्स क्या करेगा? आपका बॉडी तो काम करेगा ही नहीं, तो आप क्या देश की रक्षा करोगे? लोग आपसे इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आप वर्दी पहन रखे हो, ठीक है, नहीं तो लोग आपको नहीं डरते हैं। अगर डरेंगे तब जब आपके पास मानसिक शारीरिक पावर होगा, तो वो तो आपके पास होता नहीं है। तो आप सिगरेट बीड़ी को अभी छोड़ दो, तभी आप देश के अच्छे भक्त कहलाओगे, देश के अच्छे पुत्र कहलाओगे। और जो व्यक्ति ये शराब दारू पीते हैं और इस देश की रक्षा करने में संलग्न हैं, समझिए कि वो देश की रक्षा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो सुख सुविधाओं के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि शराब जो है रक्षक को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रक्षक, देखिए, शराब जो होता है मानसिक तौर से जो है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। शराब पिए हुए व्यक्ति का कहते हैं ना, इस दुनिया में वो नहीं होता है, वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। उसके लिए तो बहन बेटी कोई भी कोई सामान ही नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता उसके सामने। तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। आज ही इसको शराब को छोड़ देना उचित है, क्योंकि इसका इलाज मुश्किल होता है, और क्योंकि ये जो है अनुक्रमणीय वापस नहीं लौट सकता, तो ये बहुत काफ़ी घातक सिद्ध होता है। The next topic is excretion. Friend, excretion is the important topic here. Animals, all animal possess the some mechanism of getting rid of waste substance produced in their body during to metabolic activity. There is a waste material in our body. It is a very toxic and poisoning. There is a during the metabolic activity is the most important here. The waste substance include carbon dioxide, water, urea, uric acid, and ammonia. Such substance can be harmful to remain in the body. So, besides the metabolic waste, excess of salt, sodium chloride taken to food, and H2O, and the even excess of the some vitamins need to the eliminated. The content of medicines and antibiotic too are they removed from the body in the urine. Removal of the harmfully unwanted product, especially nitrogen wastes, for the body is called excretions. Excretory is a system is a primary association with the removal of nitrogen wasted. Friend, the harmful our body is the nitrogen waste is the most harmful product in our body. It is especially of nitrogen. There is removal of most important to our body, and the blood is the urine removed to the harmful unwanted product. There is a most important for us. The urea is the main nitrogen waste in our body. The urea is the main nitrogen waste in our body. It is formed by the breakdown of sulfurs. Surplus is ammonia acid and nucleic acid in the liver. The blood transport urea to be a kidney for a filtration and removal in their form of urine. There is the most important kidneys, the filtrate, the removal and the form of ureas. There is the next topic is the mode of removal of nitrogen wasted. The mode of removal of nitrogen wasted here. Depending upon the nitrogen wasted excrete of animal can be classified as the aminosalics, utilized ureutalics. So in the table give the category of animal and the base of nitrogen waste produce. The table category of animal on the base of nitrogen waste is a produce. Their aminonitrilics is the ammonia highly toxic. The is the solubility in water the highly soluble. Therefore need to the plenty of the water for excretion. The example fresh water aquatic animal and bony fish amoeba. There is an example. And erythrolytics acid means urea is a protective format of urea are the less toxic. Solubility in the water less soluble. There's a need for less water for excretions. Example mammals like a human, dog, etc. And the marine fishes and the amphibian like a frog and toad. There is a third is a uricotalic. Uricotalic category is the product formed to uric acid least toxic, and the solubility in water here the insoluble solid or semi-solid need for very little water just to be a flashes of the uric acid. And there is the example of birds, reptiles and insect also. The importance of excretion. How the importance of excretion? Excretion is necessary for the elimination of nitrogen waste
formed to during to the metabolism of protein, means amino acid and nucleic acid. Then second is elimination of excess salt like sodium chloride, vitamins, vitamins, pigment from their breakdown of all RBC and contain medicine and drug, and there is also removal. The removal of excess of water or it is a retention and the case of storage of water. This is the maintain the required quantity of water, means osmoregulation in our body. दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि मल त्यागना। देखिए मल त्यागना जो है इंसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही जीव जंतुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इवन जो है प्लांट भी जो है अपना उत्सर्जन जरूर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है। ठीक है, तो कहते हैं इंसानों के लिए जो है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ऐसा ना हो, अगर कब्ज उसकी शिकायत रहा तो हमारा दिनचर्या भी हमारा खराब हो जाता है। तो कहते हैं सभी प्राणियों में उपसर्जन के दौरान जो है शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की कोई ना कोई विधि जरूर होती है। इन अवशिष्ट पदार्थों के अंतर्गत आते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अवशिष्ट जैसे पौधों में होता है, ठीक है, जल हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया और अमोनिया आदि, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। यदि इन पदार्थों को शरीर के भीतर अधिक समय तक तथा अधिक सांद्रता में बनाए रखा जाए तो ये जो है हानिकारक हो सकता है और हमारे लिए जो है ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इन उपचारित अवशिष्टों को अतिरिक्त मात्रा में लिए गए लवण, उदा भोजन के साथ खाया गया नमक, ठीक है, जल और यहाँ तक कि अतिरिक्त मात्रा में लिए गए कुछ विटामिनों को भी बाहर निकालने जाने की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कुछ अगर औषधि जो होते हैं, जो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कहते हैं, को भी रुधिर में से मूत्र के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर के सभी हानिकारक अवांछनीय उत्पाद, विशेष रूप से नाइट्रोजन उत्पादों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट हमारे बॉडी से निकालने का प्रक्रिया है उसी को हम उत्सर्जन कहते हैं। कहते हैं उत्सर्जन तंत्र का जो कार्य प्रमुख है नाइट्रोजन अवशिष्टों को बाहर निकालना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका कार्य यहाँ पर रखता है। कहते हैं मानव शरीर में प्रमुख नाइट्रोजन अवशिष्ट जो है यूरिया होती है और यूरिक युक्ति में यानी जो है युक्ति में अनावश्यक मात्रा से मौजूद एमिनो अम्ल और न्यूक्लियस अम्लों को विखंडन से उत्पन्न होती है। रुधिर इन्हें जो है निष्कासन के लिए और मूत्र के रूप में बाहर निकाले जाने के लिए जो है बुक्कों में पहुंचा देती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किडनी में ही सारा कार्य होता है। यहाँ दोस्तों बुक्कों का मतलब होता है किडनी की बात किया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं उसके बाद नाइट्रोजन अवशिष्टों को बाहर निकाले जाने की विधि। अब ये जो है अवशिष्ट पदार्थ उसको हम कैसे बाहर निकालते हैं, तो इसका भी अपना एक तरीका है निकालने का। देखिए सभी जीवों में अपना अपना रूल रेगुलेशन होती है। जैसे मैंने अभी बोला भी है कि प्लांट का अपना होता है बेस्ट। प्लांट में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस जो गोंद के रूप में बाहर निकली हुई होती है, आपने देखा भी होगा, वो उनके अवशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो सबके अपने अपने अवशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अवशिष्टों के बाहर निकालने की विधि क्या है। कहते हैं नाइट्रोजनी अवशिष्टों को उत्सर्जित किए जाने के आधार पर प्राणियों को 3 श्रेणियों में जो है अमोनोन्यूरोलॉजी, यूरोसर्जी और यूरोकोसर्जिस में वर्गीकृत किया गया है, जो कि तालिका में भी इसको दर्शाया गया है, जो यहाँ पर नीचे एक तालिका आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें आप देखोगे तो इसके साथ जो है उत्पादकों के साथ यानी विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन जो है अवशिष्टों के अनुसार प्राणियों के श्रेणी यहाँ रखा गया है। अब इसमें श्रेणी दी गई है, बनाने वाला उत्पाद दिया गया है और जल में इनकी घुलनशीलता कितनी है इस बात को यहाँ दर्शाया गया है और लास्ट में जो है उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारे समक्ष होता है अमीनोयोसर्जी। अमीनोसर्जी जो होती है दोस्तों, ये जो है बनने वाला उत्पाद जो होता है अमोनिया होती है, जिसमें अति विषैली होते हैं। ये जल में घुलनशील जो होती है अति घुलनशील होती है, इसलिए उनके उत्सर्जन के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे आप जान सकते हो कि जलीय प्राणी आते हैं जैसे अस्थिबोनी, मछलियाँ और अमीबा जो है इसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतुओं में से आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है यूरियोसर्जी। यूरियोसर्जी जो होता है यहाँ पर यूरोटैलिक्स कहते हैं इसको। इसमें बनने वाला उत्पाद जो होता है यूरिया ही होता है और कम विषैली लेकिन होती है, लेकिन इसमें जल में घुलनशीलता के रूप देखा जाए तो कम घुलनशील होती है और इसके उत्सर्जन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण में आप देखोगे सारे स्तनधारी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें मानव, कुत्ता आदि, समुद्री मछलियाँ और उभयचर यानी एम्फीबियंस जैसे मेढक, टोडा आदि सब सम्मिलित इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है
यूरोकोसर्जी, यूरोकोटालेक्स यानी यूरोकोसर्जी कहते हैं इसको। ये यूरिक अम्ल सबसे कम विषैली होती है। ये जो घुलनशीलता में है, ये अघुलनशील ठोस तथा अर्ध ठोस स्वरूप इसके विसर्जन के लिए केवल थोड़े से पानी की आवश्यकता इसमें होती है। और इसका एग्जाम्पल जो है आपके समक्ष होगा, पंछी होगा, सुरसुरुप होगा तथा कीट होगा, यानी सांप वो किसी कैटेगरी में आते हैं। अब कहते हैं उत्सर्जन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है ये उत्सर्जन करना। तो कहते हैं इससे जो होता है दोस्तों, प्रोटीनों अमीनो अम्लों के उपचार के दौरान बनने वाले नाइट्रोजन अपशिष्ट का निष्कासित होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर नहीं जाएगा तो ये आपको कई मायनों में बीमार कर सकता है और इवन की जान तक भी चली जाती है लोगों की। कहते हैं सोडियम क्लोराइड जैसे लवण विटामिन, पित्त और वर्णकों में पुराने आरबीसी के विघटन से बने होते हैं तथा कुछ औषधि जैसे प्रतिजैविक एंटीबॉडी को बाहर निकालना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे शरीर में वो जो है हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कहते हैं अतिरिक्त जल का बाहर निकाला जाना प्रासरण नियमन यानी ऑसो रेगुलेशन कहलाता है। इसे हिंदी में हम प्रासरण नियमन कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑसो रेगुलेशन कहते हैं। जल को अभाव होने पर जल के भीतर रोके रखना, यानी इसका काम जो होता है, जल का अगर अभाव होता है तो जल के जो है शरीरों में ही वो कैप्चर कर लेती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ कार्य इसका रखता है। The one next topic is excretory organ in a cockroaches. When excretory organ in cockroaches is also present here, the cockroaches are the adopted to the territories life and possess to the excretory organs called to the Malpighian tubulus. There are Malpighian tubulus here. There is excretory uric acid, which is the almost insoluble in water. And second is the Malpighian tubulus are long, blind-ended tubulus attached to your alimentary canal at the junction of the mid and hindgut. The mid and the hindgut here present of cockroaches. There is a abdomen and there is a bathing in the hemolymphos is the blood of insect. Here showing this diagram, there is excretory organ of cockroaches. There is a show of the Malpighian tubulus of here. There is small particles. There is a as a very cilia is like there, and the is the excretory organ cockroaches is the show on the is a large definition. There is salt water nitrogen waste here, and Malpighian tubulus is also present here, and faces and the urine there side and rectums also present, and intestine is the hindguts and the midguts and is absorption of the H2 ions and the available organic molecules there here. It is the most important diagram for the exam view. The cell or tubulus removed to the nitrogen waste here and contains salt from their hemolymphos and the pumps them into the lumens of the tubes, and the fluid passes to the hindguts and it is a process get concentrated. And the third point is that this is a concentrated fluid then to move into the rectum and is excreted as a concentrated urine along with the feces. And the most of the salt and water is pumped back into the hemolymphos by the Malpighian tubulus, and it is this may be a nitrogen wastes are eliminated as a almost dry matter. There is the eliminated as the almost dry matter for here. There is the next point here, a excretory organ in human. And there the human excretory system is a pair of kidney. There is a pair of kidney, a pair of urethra. There is a urinary bladder is a urethra. There is a kidney are a beam to the shape organs located in the other side of the vertebral columns into lower abdominal cavity. The kidney is the most important as a play of the role of human body. On the concave meridian of the each kidney there is a notice of called to the ilums, which they lead into the funnel shapes as the shape is called to renal pelvis. And the renal pelvis is surrounding by on the outer layer of tissue called to the renal cortex and is the inner layer of tissues called to the renal medulla. The renal medulla is their inner layers, and kidney filters the metabolic waste from to the blood and excreted them as a liquids called to the urine. They are most important for the blood and scatter them to liquid fluids called to urine. As a kidney from the urine, they also maintain to normal consumptions of their blood, fluid and the salt balance throughout their body tissue.
The kidney filter metabolic waste. It's the most important. Kidney filter metabolic waste from blood and scatter them to the liquid is called urine. The absorbed for their kidneys is the metabolic waste are filtered. The fluid like the balance of the body tissue. The uniformity in the kidneys, the growth of the urine blended by the two holes muscular tubes called uterus. There is a most important uniformity to the kidneys. Is both there is a urine blended by the holes of the muscular tubulus. And the next is the urethra is a small tube that lead to urine to be outside of the body. And next is a from urinary bladder. Urine is a passage outside while the urethra is during the urinations. Openings of urinary bladder is called micturations. Micturation here show the picture here. There show the two kidney is the piece-like shape. There is a right renal veins and the right kidneys here, and the left renal arteries and cortex and medulla, and left kidney is cut open show the internal structure. There is the most important part uterus and the muscular balls and the upper shaded and lower sphincter and urethra. There is a bladder is cut open show the internal structure. There is a skeletal organ of human. There is the most important view of the exam view. There is a diagrams come to the many exam. So learn there. तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है तिलचट्टे के विसर्जन अंग के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने इसके सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, पहले हमने इसके श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम इसके विसर्जित अंग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषता और ये क्या विशेषताओं के साथ जो है अपना जीवन यापन जो है नेचर में करती है, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखती है। तो सबसे पहले बात तो यही कहते हैं कि तिलचट्टे कुछ स्थलीय जीव के लिए अनुकूल होते हैं और उनके विसर्जन अंग का जो है मैल पीगी नलिकाएँ कहते हैं, यानी इसको जो है मैल पीगी जो है उसको हम नलिकाएँ कहते हैं। ये जो है प्राणी यूरिक अम्ल तथा विसर्जन तंत्र जो पानी से सर्वदा घुलनशील होते हैं। ठीक है, मैल पीगी जो है नालिकाएँ लंबी अलग सिरे पर एक बंद नालिका ही होती है, जो कि मध्यस्थ और पाश्चात्र के संगम पर जो है आधार नाल में खुलती है। ये नालिका उधर भाग में जो स्थित होती है और जो रुधिर नालिका यानी हेमोफिलिस कीटों का जो रूपों में जो है डूबी रहती है। कहते हैं इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जिसके बारे में हमने जानना है। यहाँ पर एक डायग्राम भी शो किया गया है इसके बेस पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टे का विसर्जन अंग दिखाया गया है, आप देखोगे तो मैलपिंगी जो है नालिका यानी ये धागे नुमा शेप में आपको दिखेगा, यानी ये जो होता है सीलिया के जैसे दिख रहे होते हैं, जो कि इसका यही जो है इसका विसर्जन अंग कहलाता है। अगर आप इसको जो है वेरी यानी माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करोगे तो कुछ दूसरा जो डायग्राम है उस प्रकार आपको दिखेगा। यहाँ पर देखोगे कि पदार्थ दिख रहे हैं, अवशिष्ट मेलापिगी नालिका दिख रही है, मल और मूत्र भी दिख रहे हैं, गुर्दा दिख रही है जहाँ से ये अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, मलाशय रेक्टम आंत, ठीक है, मध्य आंत्र, यानी सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो कह सकते हो कि देखो कखरुच होने के पश्चात भी इसमें हर चीज़ जो है प्रेजेंट है, यानी ह्यूमन बींग्स की तरह ही है। तो कह सकते हो कि ये बहुत ही विशिष्ट है, ठीक है, नेचर में। उसके पश्चात कहते हैं कि इस नालिकाओं में कोशिका रुधिर लसिका यानी हेमोफिल्म्स में जो है नाइट्रोजन अवशिष्ट और कुछ अगर लवणों के जो है बाहर निकाल लेती है और इन्हें नालिकाओं को जो है अवकाशिका छोड़ देती है। यह तरल जो है चात जो है पहुंच जाती है और इस प्रक्रिया के दौरान जो है गाढ़ हो जाता है, यानी यह संदर्भ तरल एवं मलाशय में पहुंच जाता है और आंत मूत्र के रूप में मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है मल में पहुंचता है और संदर्भ मूत्र के रूप में मल के साथ जो है ये बाहर निकल जाता है। कहते हैं मैलपीगी जो होती है नालिका अधिकांश लवण और जल के वापस रुधिर लसिका यानी हेमोफिल्म्स ये भेज देती है और इस प्रकार जो है नाइट्रोजन विशिष्ट जो है सर्वथा जो है खुश्क पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ चाहे किसी के लिए भी हो सही नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है हमारे समक्ष मानव के उत्सर्जन अंग। अब मानव में ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, देखिए मानव जो है श्वसन तंत्र में यंग होते हैं, एक कहते हैं एक जोड़ी जो है किडनी के साथ, एक जोड़ी किडनी होते हैं जिसको मटर शेप आपको दिखता है, एक जोड़ी है मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय और एक जो है मूत्र मार्ग होता है जहाँ से जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। कहते हैं किडनी और सेम के बीज की आकृति की होती है, आपने सेम के बीज देखा होगा, ठीक है, तो सेम के बीज की आकृति की तरह जो है किडनी आपको दिखेगा, ठीक है, और ये निम्न उदरित गुहा में जो कैसरुदंड के दोनों तरफ एक स्थित होते हैं, यानी आप कहोगे तो बैकबोन के
साइड में जो है ये दोनों स्थित होते हैं। प्रत्येक किडनी की अवयव यानी जो बुक की अवयव मध्यवर्ती कोर पे हाइलम्स नामक एक खांची होती है जो भीतर की तरफ एक कीपकार अवकाश में खुलती है, जिसे हम बुक का द्रोण यानी रेनस पेब्लिक्स कहते हैं। बुक श्रेणी उन ऊतकों का एक बाहरी परत है जिसके हम बुक पल्टिकुलिटी यानी कॉर्टेक्स रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक बुक मध्यास यानी रेनल मेडुला कहते हैं नामक ऊतक की एक भीतरी परत से एकदम घिरी हुई होती है। यानी दोनों यानी रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला के साथ ये क्या होती है, घिरी हुई होती है। कहते हैं किडनी उपचाई अपशिष्टों को रुधिर में से छान लेती है। आपको पता ही होगा कि जब हमारी बड़ी आंत में पच जाता है भोजन तो वो किडनी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे। ठीक है, तो इसमें जो है किडनी के लिए ये भेज दिया जाता है, और किडनी का काम होता है कि जो इसमें से जो यूरिन होता है उसको अलग करता है। जो मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक तत्व होते हैं वो जो है ब्लड के रूप में आपको फॉर्मेशन होती है, और ये बॉडी के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर बॉडी इसको न्यूट्रलाइज करती है। तो यहाँ से जो है यूरिन बनती है, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो तो निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट तत्व है उसको बॉडी जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस प्रकार जो है किडनी अपना महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान देता है। कहते हैं बुक्कक के भीतर मूत्र बनते समय जो है बुक्कक यानी किडनी संपूर्ण शरीर के रुधिर तरल और लवणों का संतुलित भी बनाए रखते हैं। तो यहाँ से जो है बॉडी में संतुलित बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होती है। कहते हैं बुक में बना मूत्र नाली नामक दो पेशीय नलिकाओं द्वारा मूत्राशय में पहुँचाया जाता है। मूत्र मार्ग एक छोटी सी नली होती है जो मूत्र को शरीर से बाहर ले जाता है। मूत्राशय मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, और मूत्र मार्ग से मूत्र को बाहर निकाले जाने को जो है हम जो है मिक्टुरेशन कहते हैं यानी मूत्रण कहते हैं। तो इसमें जो एक किडनी दिखाया गया है जो कि विशिष्ट है। ठीक है, किडनी के शेप आप देख सकते हो जो कई मायनों में एग्जाम व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं इस डायग्राम को आप अच्छे से कर लेना। अब देखोगे कि जो सीम के बीज होते हैं उस तरह से दो यहाँ पर जो है किडनी दिख रहे होंगे, जिसको यहाँ पर दायां बुक्कक और बायां जो है बुक्कक धमनी दिखाया गया है, बुक्कक दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दायां बुक्कक सिरा दिखाई गई है और बायां बुक्कक धमनी दिखाई गई है, और इसमें यानी कॉर्टेक्स बल्कुट दिखाया गया है, और उसके बजाय मेडुला भी नीचे दिखाया गया है। वल्कुट कॉर्टेक्स आप देखोगे पूरे पार्ट को कह रहे हैं, और जो यहाँ पर मध्यस्थ यानी मेडुला जो है ये धागानुमा संरचना को दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मूत्रवाहिनी के जोड़े होते हैं, इधर भी मूत्रवाहिनी होती है, इधर भी होती है। बायां बुक दिखाने के लिए कटा हुआ भाग भी दिखाया गया है। उसके पश्चात नीचे के पार्ट में जो होती है पेशीय भित्ति होती है, और ऊपरी जो है अवरोधनी होती है, मध्य अवरोधनी मूत्र मार्ग होता है, और ये जो है मूत्रमास का आंतरिक संरचना दिखाने का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर है इसमें क्या। तो here the structure of kidney, the macroscopic structure of kidney, the here shown in the figure, the kidney contain a large number of minute tubular structures called to the nephron. There are the localized partly in the renal cortex and partly in the renal medulla. They are from the urine and drain to the ultimately into the pelvis of the kidney from where the uterus transport the urine to the urinary bladder. The nephron are the structure and functional unit of kidney associated with the blood vessels and capillaries. There are about 1 million nephron in each kidney, which is the filter about 180 liters of fluid per day. Most of it is reabsorbed. There is the most important thing is a 180 liter fluid per day has a filtrate. It is the most important work for the kidney. Each nephron can be divided into two regions: is the proximal nephron and the loop of Henle. There is a proximal nephron and the loop of Henle. There are further structure and the function component of a nephron is a flowing given there. The first is renal corpus is the composed of the curve-shaped Bowman's capsule and is a tuft to the capillaries equal to the glomerulus, and the glomerulus receives blood from a branch of renal arteries. And the second is a proximal convolutional tubes and mean PCT, and the third is descending limbs of loops of Henle, and fourth is the ascending limbs of loop of Henle. A fifth is the distal convoluted tube DCT and the connected duct all the nephron join are ultimately from the renals and pelvic from where the uterus arise. And the eighth is a peritubulars blood capillary passing over the tubulus join and form the renal veins. Here show the macroscopic structure of human kidney. There is a large show of the
microscopy structure. There is a show the nephron tube as a two types is the nephron here shown in the picture. Labrous capsule also present cortex medulla. Cortex here and medulla is also here present of is a dot shaped, and pyramid is a block of the medulla projecting into the public and the open collection to and their duct, and the retinal arteries also present and probably their expanded organ their uterus, and the uterus is also go west to the gallbladder. There is a macrostructure of the human kidney is the most important for the exam view. दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आया है कि बुक की संरचना किस प्रकार है, तो ये बहुत जानना जरूरी है कि किडनी की संरचना किस प्रकार होता है, यानी किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए किडनी की सूक्ष्म संरचना यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं बुक में जो है असंख्य जो है सूक्ष्म नालिकाएं संरचना होती है। अपने जानते ही हो कि इसमें एक नहीं होती है, असंख्य होती है, ठीक है, जिन्हें हम बुक नेफ्रॉन इन बुक्का नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। अर्थात बुक जो है वालकोट के भीतर स्थित होती है और आसान जो बुक मध्यस्थ का कार्य भी यहाँ पर करती है। इसमें मूत्र बनता है और ये उस अंत बुक की श्रेणी तक ले जाते हैं जहाँ मूत्रवाहिनी मूत्र को जो है मूत्राशय तक ले जाती है। नेफ्रॉन बुक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और इसमें जो है रुधिर वाहिकाएँ और कोशिकाओं भी पहुँचती है। प्रत्येक बुक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, कम से कम जो इसमें 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। पीएमटी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि प्रतिदिन क्या करते हैं 180 लीटर तरल का निष्पादन करते हैं। देखिए एक किडनी जो है कम से कम 180 जो है लीटर तरल का जो है निष्पादन करते हैं, छानते हैं, जिसमें अधिकांश भाग जो है पुण्य अवशोषित हो जाती है, ठीक है। और प्रत्येक नेफ्रॉन 2 क्षेत्रों में बांट दिया जा सकता है, जिसका हम नाम देंगे समीस्थल नेफ्रॉन और हेलन लूप के नाम से जाना जाता है। अब कहते हैं इनके कुछ विशेषताएं भी है, कुछ इंपॉर्टेंट्स भी है। तो ये देखिए क्या है, कहते हैं बुक कणिकाएं यानी किडनी जो है जो कि फ्लैपनुमा वेलोटन संपूर्ण और कोशिका के एक गुच्छा जैसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं से बना होता है। कहते हैं कोशिका गुच्छ में रुधिर बुक्कक धमनी की एक शाखा से आती है, ठीक है। उसमें उसके पश्चात दूसरा जो है समीपस्थ सर्वलित नालिका यानी पीसीटी के नाम दिया गया है, समीपस्थ सर्वलित नालिका यानी पीसीटी। उसके बाद है हेलन लूप की अवरोधी भुजा, हेलन लूप्स की जो है अवरोधी भुजा यहाँ पर दर्शाया गया है। हैंस लूप की आरोही भुजा भी यहाँ पर आपको दिखेगा। कहते हैं दूरस्थ संवाहली नालिका जो है डीसीटी का अपना एक कार्य होता है, जिसको हम दूरस्थ संवाहली नालिका के नाम से जानते हैं। उसका 6वां पॉइंट है संग्राहिक वाहिनी, ठीक है, ये सारे पार्ट होते हैं इसके। उसके पश्चात है हमारा सभी नेफ्रॉन के संग्रह वाहिकाएं जुड़ी जाती है और अंततः जो है श्रेणी बनती है जहाँ जो है मूत्रवाहिनी निकलती है। उसके बाद 8 पॉइंट है परिनालिका रुधिर कोशिकाओं के ऊपर फैली हुई होती है, यानी ये जो होती है फैली हुई होती है और ये सभी मिलकर जो है बुक सिराएं बनाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपके समक्ष जो है एक माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। अब देखिए माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना विस्तृत है, ठीक है, कितना एक अलग है। इसमें देखोगे कि बुक के 2 प्रकार दिखाए गए हैं आपको डायग्राम में। लिब्रस सपोर्ट भी दिखाया गया और वेकोट कॉर्टेक्स और जो मेडुला को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। मेडुला जो है आप देखोगे कि डॉटेड फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ कॉर्टेक्स जो है ऊपरी परत दिखाया गया है। उसके पश्चात अगर देखोगे पीछे साइड से तो यहाँ पर दिखेगा आपको पैरा मेडुलर का एक ब्लॉक श्रेणी दिखाया गया है, ठीक है। उसका संग्रह वाहिका खुलने वाला मार्ग, उसका बुक्कक धमनी दिखाया गया है और मूत्र वाहिनी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया जो कि आगे लेके जाता है। अब हमारे समक्ष आता है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में जो है हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। Our next important topic is formation of urine. Means nephron carry out excretory and the osmoregulatory function is the following step. The first is ultrafiltration. Second is a selective rib absorption, and third is a tubular section. Tubular secretion is the most important here. The first is the ultrafiltration. So here each glomerulus is a capillary received to blood flowing to under high pressure through a branch of renal arteries. There is a continuous process of ultrafiltration under to the pressure. All small molecules like water, glucose, mineral, amino acid, urea and uric acid are filtered out of the blood plasma into the Bowman capsule through their capillaries wall. Protein remain in the glomerular blood. Thus is the protein free filtrate is collected
in the lamens of the dominus capsule. The hydrostatic pressure of the circulating blood provides the pressure for filtrations. And second is a selective absorption of the tubular absorption. Then as the regular filter flow through their tubulus, several substances useful to their body such as glucose and amino acid and mineral iron need to maintain the water and salt balance are absorbed through their balls of renal tubulus. The blood capillary passing over the nephron absorb their substance. The first is about 65% to 85% of filtered is absorbed to the proximal converted tubulus. It means PCT, and is include to water, glucose, amino acid, and salt. And second is about 5% of water is absorbed in the descending limbs. And C is ascending limbs is impermeable to the water and has only salt or is bed to air. And D is in the distal conventional tubulus DCT, and the collection duct of sodium positive is resolved under to the filtrate of the hormones aldosterone. The hormone is aldosterone secreted by the adrenal cortex, and the water absorbed under to influence of ADH antidiuretic hormones secreted by the posterior pituitary. And third is tubular secretions. The cell of the renal tubulus also directly secrete the content to unwanted substance from to the blood into the filter. This includes uric acid means K positive ion and ammonia. The filter is known as the urine. There is storage of urine here. The urine pass into the urinary bladder is by urethra and the stored there. The bladder can be hauled of 400 to 500 centimeter of urine. When about 200 centimeter cubes or more urine get collected in their urine bladder. Friends, the most important thing here is a bladder can be hauled 400 to 500 centimeter cube of urine, and 200 centimeter cube or more urine get collected to urine bladder, scratching receptor and stimulator leading to be desired to the discharge urine. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि मूत्र निर्माण। देखिए जो मूत्र का निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है। कहते हैं बोका नेफ्रॉन जो सर्जित और प्रासरण नियम कार्यों को जो निम्नलिखित चरण में पूरा करती है, यानी मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर कहते हैं 3 चरण में जो है कंप्लीट होती है। पहला जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम परनिष्पादन कहते हैं, परनिष्पेदन कहते हैं, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया। दूसरा है चयनात्मक पुण्य अवशोषण। चयनात्मक पुण्य अवशोषण मीन्स है सिलेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। एंड जो थर्ड है वो है नालिकाएं स्वात्र यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन, नालिका स्वात। ठीक है, तो पहला जो आता है हमारे दोस्तों प्राणियदन यानी प्राणियदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। देखिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अपनी एक भूमिका है। कहते हैं प्रत्येक कोशिका गुच्छा की कोशिका में रुधिर बुका धमनी की एक शाखा से उच्च दाब के साथ आता है, और यहाँ जो प्रतिनिष्पादन दाब के साथ निषेधन की प्रक्रिया अवांछनीय रूप से होती ही रहती है। सभी छोटी छोटी अणु जैसे जल, ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल को जो है रुधिर प्लाज्मा में से निषेधन हो जाते हैं, और ये जो कोशिका के भित्ति के जरिए जो है बेमेंस स्पूट में पहुंच जाते हैं, और प्रोटीन कोशिकाओं के गुच्छे के रुधिर से ही रह जाता है। इस प्रकार जो प्रोटीन मुक्त निष्पादन मूवमेंट जो स्फुटिक की अब कोशिकीय में जो है एकत्र हो जाता है, और निष्पादन के लिए आवश्यक दाब परिसंचारित रुधिर को जो है द्रव शैक्षिक रूप दाब से प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है दूसरा पॉइंट जिसको हम सिलेक्टेड जो है रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, यानी चयनात्मक पुण्य अवशोषण या नालिकीय जो है पुण्य अवशोषण कहलाता है। इसमें बात यही आती है कि जो है कोशिका गुच्छ निषेधन जब नालिकाओं में से होकर गुजरता है तब उसमें से शरीर के लिए अनेक आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और खनिज आयन जो जल और लवण के बीच संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। कहते हैं भूख नालिकाओं की जो है भित्तियाँ के जरिए पुण्य अवशोषित भी कर लिया जाता है, और यहाँ भूख यानी नेफ्रॉन के ऊपर से होकर ये गुजरती है और रुधिर कोशिकाओं को उन पदार्थों को अवशोषण भी कर लेती है। कहते हैं इसमें कुछ बातें दिखाई गई है जिसमें कुछ पॉइंट जो दर्शाया गया है। कहते हैं निषेधन का जो है लगभग 65 से 85% भाग समापक्ष या सर्वित नालिका यानी जो है पीसीटी में पुण्य अवशोषित हो जाता है। इसमें जल जो है ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और लवण आदि शामिल होते हैं। देखिए यहाँ जो पीसीटी में जो अवशोषित होती है ऑब्जॉर्प्शन होता है वो होता है जल, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल।
कहते हैं लगभग 5% जल का पुण्य अवशोषण अवरोही भुजा में ही हो जाता है, यानी 5% जल का जो है यहीं पे जो है अवशोषित हो जाता है, यानी वो अब्जॉर्ब कर लेता है। अवरोही भुजा जल के लिए अप्रास्य होती है, अंततः केवल लवणों को ही यहाँ पुण्य अवशोषित होता है। इसमें जो बताया गया दूरस्थ सर्वाधिक नालिका यानी DCT, देखिए DCT का अपना एक कार्य होता है और ये संग्रह नालिका में जो है एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो है स्वतंत्र करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको काफ़ी जो है सिक्रेशन जो है अधिक बोकक लिक्विड द्वारा संवर्धित किया जाता है, यानी ये जो है बेलकोड यानी मेडोलास में जो है संवर्धित होती है कि प्रभाव में जो है सोडियम का पुण्य अवशोषित हो जाता है। तब पश्चात पीयूष ग्रंथि द्वारा स्वेत ADH यानी एंटी डायरेक्टिक्स हार्मोन प्रतिमूलक हार्मोन के प्रभाव से जल का पुण्य अवशोषित हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समाचार नालिकीय स्वेद, यानी इसका मतलब यही दोस्तों हुआ कि बुक नालिका कोशिका कुछेकर अवांछनीय पदार्थ को सीधे ही रुधिर में निष्पादन में संवर्धित कर देता है। इसमें यूरिक अम्ल के पॉजिटिव यानी पोटाशियम, आयरन, अमोनिया आदि सम्मिलित होते हैं। कहते हैं निष्पादन को अब जो है मूत्र कह सकते हैं, यानी ये जो है मूत्र अब बन गया है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट रखती है कि मूत्र का संयोजन जो होती है ये मूत्रवाहिनी में से गुजरता हुआ मूत्राशय में जाकर संचलित हो जाती है। मूत्राशय में लगभग कहते हैं कि 400 से 500 घन सेंटीमीटर मूत्र संग्रहित कर सकता है। जब ये लगभग 200 घन सेंटीमीटर अथवा अधिक मूत्र मूत्राशय में एकत्र हो जाता है तब विद्युत ग्राही यानी स्ट्रेचिंग रिसेप्टर ग्रोधित हो जाती है, जिसके कारण मूत्र त्यागने का इच्छा होने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर कार्य संपन्न होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज consumption of the urine. Here is the Southern table consumption of urine. There is a component, amount of day, component and case. There is a water is a 1200 to the 1500 ml as the component is a glucose and cases are diabetes melters. And there is a second is a urea. Urea is a 25 to 30 grams. And the protein is a component and the kidney diseases, either create of kidney diseases. And third is the uric acid is a 0.7 grams and the acetones is the diabetes melters and striations of their case. And creatinine is a 1.2 ml of erythrocytes and the infection is a urine and system. Ammonia is a 0.6 grams is a leukocytes is a large number of indicated infection of urine system. And NaCl is a 10 to 15 grams uric acid crystal is a goat and there is a KCl is the 2.5 grams and the magnesium is 0.2 gms and the phosphate is a 1.7 gram mls and the sulfate is a 2 grams. The minute amount of fatty acid, amino acid, pigment and nucleic is the enzymes, hormone, vitamins. The next topic is the angiogenesis and the atreus natriuretic factor. The angiogenesis and the atreus is a part of feedback circuit which is the help of the regulate blood pressure and blood volume. There is, so in the picture there is the afferent arterial GA and glorious and Brown's capsule. There is a you know that is a nephron and the structurally and the functioning unit of human kidney as the constituent of the capillary is called the glomerulus. Glomerulus is the cause of the location from the nodules to unit of 14 and summit is a 1433. There near the arteries supplying of their glomerulus is like a specialized tissue called to the gastoglomerular aperture means GGA. Goxologlomerular aperture there. When the blood pressure is the blood volume in the afferent to the arteries drops as a ZA is secreted the enzyme is called the renin. And the renin is a convert to the plasma protein called to the angiostensin into the androstenins as a two which act like a hormones constrict their arterioles which is their turn elevated to blood pressure. Androstenins is a two as also as to stimulate the proximal convergent tubulus means PCT of nephron. Again recall the structure of nephron to be reabsorb more salt and water so that salt and water excreted in their urines are reduced. As a consequence, blood volume and blood pressures both increase. The angiostensin 2 also stimulate the iron gland to relax to the hormone aldosterone, which is the make a distal tubulus of nephron to absorb the sodium and water. This will also increase the blood volumes of blood pressure.
Here show the flow chart. There is important. There is a when the blood pressures and the volume are lowered due to the dehydration, loss of blood. There is JGA is known as the androgens, androgen 2, adrenal gland, and aldosterone. There is a converted sodium H2O resorption of digital tubulus, and there are concentrated arteries are there. Increased salt and the H2O absorption of the proximal convert to the PCT, and there hemostasis by the increasing blood volume and pressure. There is a antigenesis system of regulating blood volume and blood pressure for here. There is an antithyroidic factor. The antithyroidic factor is a powerful as a vasodilator and the polypeptidase hormone. Secreted by the cells of heart muscles and monocyte or muscle cell. It is released in the arteries of the heart is a response to the high blood pressure and is involved in the hemostatic control of water, sodium, potassium and fat in body. There is important word for the antithyroidic factor. There is a hemostatic is a control of water. There is a control of water, sodium, potassium and fat in our body. तो यहाँ पर जो है मूल्य घटक के रूप में आपके समक्ष है। देखिए इसमें मूत्र के संघटक कौन कौन से होते हैं, अगर आप जानोगे तो समझोगे तो समझ में आएगा कि जो मूत्र बनते हैं उनमें कौन कौन से घटक होते हैं। देखिए कहते हैं कि इसमें जल जो होती है 1200 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक होती है। इसमें घटक जो होती है ग्लूकोज होती है जो कि मधुमेह के कारण होती है। दूसरा जो होता है आपको यूरिया होता है जो 25 से 30 मिलीमीटर होती है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन होती है घटक और इसका कारण जो है भूख रोग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यूरिक अम्ल जो होती है 0.7 मिलीमीटर और इसमें जो होता है एसीटोन पाया जाता है जो मधुमेह और भूखा रहना इसका कारण हो सकता है। क्रेटेनिया जो होती है 1 से 2 ग्राम होती है जो रक्त में एथेरोसाइट्स और मूत्र में संक्रमण होती है। उसके बाद अमोनिया जो होती है 0.6 ग्राम होती है जो कि स्वतः ग्लूकोसाइड्स अधिक संख्या में होने के कारण अर्थ मूत्र में जो है संक्रमण होना। अब देखिएगा ये सब चीज़ें जो होगा आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन अगर आप अपना जो है कभी किसी ने यूरिन टेस्ट करवाया है, घर में चेकअप करवाया है, तो आप देखोगे कि सारे चीज़ यही होता है। क्रिटेनिया होता है, यूरिन होता है, ठीक है, कैप्सूल, सारे यही चीज़ें होती है, प्रोसेस होते हैं। तो सारे यही टेस्ट में भी किया जाता है लैब में दोस्तों, यही टेस्ट सब की जाती है जो अभी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो क्रिटेनी हो या अमोनिया हो या सोडियम क्लोराइड हो, यही सब चेक जो होता है वहाँ पर किया जाता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड जो होती है 10 से 15 ग्राम होती है जिसे अम्ल या क्रिस्टॉल भी कहते हैं, ये है गाउडेट्स में होते हैं। उसके बाद के पोटासियम क्लोराइड जो होती है 2.5 ग्राम होती है, मैग्नीशियम 0.2 ग्राम्स होती है और फास्फोरस जो होती है 1.7 ग्राम होती है और सल्फेट जो होता है दोस्तों 2 होती है जो ग्राम होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। ये सारी चीज़ें जो होती है दोस्तों हम जो है आप किसी भी लैब टेस्ट के देख सकते हो या लैब टेस्ट की पर्ची पे सारी बातें आपको लिखी हुई रहेगी, ठीक है। वो ऐसे देखते 2-4 चीज़ें ही हैं लेकिन सारे जो है कैलकुलेशन करके निकालते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो है अति लघु मात्राओं में वसा अम्ल, एमिनो अम्ल और वर्णक महसूल एंजाइम, हार्मोन, विटामिन आदि के भी होता है इसमें। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है इंपॉर्टेंट यही टॉपिक भी है, कहते हैं कि रेनिन एंजियोस्टेनिस को अलिंदा या लवण मूत्र कारक क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर बोमेन जो स्पुट आप देखोगे, बोमेन स्पुट जो है ट्यूब्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम व्यू से, ठीक है। यहाँ पर ही जो होता है ब्लड का जो है छन्ना शुरू होता है, यानी रेनिन जो है एंजियोस्टेनिस जो है पश्चभरण प्रवेता का एक भाग है जो कि रुधिर दाब और रुधिर आयतन का जो है विनियम करने में सहायता करता है। यानी यह जो है रुधिर दाब और रुधिर आयतन का जो है विनियम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर ये देता है। हम जानते हैं कि जो आपको पता है ये किडनी जो होती है यानी जो नेफ्रॉन में जो मानव बुक्का की संरचना और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी किडनी में जो है नेफ्रॉन, ठीक है, इसका जो होता है संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, यानी इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है जो कि एक कोशिका गुच्छा नामक कोशिकाओं का एक गुच्छा सा दिखता है आपको। अगर आप देखोगे तो गुच्छा सा दिखता है, इसमें 2 मेडुला के 2 होते हैं जो होता है यूनिट के जो होते हैं 14-3-3 से इसको कोशिका गुच्छ की स्थिति को पुण्य स्मरण किया जा सकता है। कोशिका गुच्छक के जो धमनियों आ जाती है उसके समीप एक विशिष्ट उतक होती है जिसे हम गुच्छा शरण यानी उपकरण यानी जो है JGA कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए GA की जो अभिव्यक्त धमनी में दिखाया भी गया है डायग्राम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं विभावित धमनियों में जब रुधिर दाब तथा रुधिर आयतन कम हो जाता है तब जो है JGA यानी रेनिन स्मिथ नामक एक एंजाइम का स्रोत करता है। रेनिन एंजियोस्टेरोजेनेस नामक जो है प्लाज्मा प्रोटोन को जो है
एस्टोस्टेरोन 2 में बदल देता है, जो हार्मोन की तरह काम करता है, धमनी और संकुलित कर देता है, जो कि रुधिर दाब को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन जो होती है दो जो है बुक्कक यानी नेफ्रॉन की संरचना को पुण्य समरण कर सकते हैं। निष्कर्ष के संबंधित नालिका पीटीए को भी उद्दीपित करती है, जो कि अधिक मात्रा में लवण जल को अवशोषित कर लेती है, ताकि मूत्र द्वारा जो है उत्सर्जन की मात्रा में लवण और जल की मात्रा कम हो जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है दोस्तों कि रुधिर आयतन और जो रुधिर दाब दोनों बढ़ जाते हैं और एंजियोस्टेरोन जो है एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन के मोचन जो होती है जो अधिक बुक्कक ग्रंथियों को भी उद्दीपित कर देता है। तो इससे जो होता है एल्डोस्टेरोन नामक जो है नेफ्रॉन की दुरुस्त नालिकाओं द्वारा सोडियम और जल के अवशोषित करने में वृद्धि कर देता है और इससे भी रुधिर आयतन और रुधिर दाब में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम भी देख सकते हो, जो कि यहाँ पर दिखाया गया कि रुधिर आयतन और रुधिर दाब नियमों के लिए रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि जब रुधिर दाब और रुधिर आयतन कम हो जाते हैं, यानी निर्जलीकरणता रुधिर हानि के कारण क्या होता है, तो ये जो होता है JGA में कन्वर्ट करता है, उसका रेनिन होता है, उसका जो है एंजियोस्टेरोनोजन होते हैं, उसके बाद एंजियोस्टेरोन 2 होती है, उसके बाद अधिबुक्कक ग्रंथि जाता है और यहाँ से जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन सुपरद करती है और यहाँ पर जो है सोडियम और H2O का पुण्य शोषित कर बढ़ा देता है। तो ये जो होता है रुधिर आयतन और रुधिर दाब की वृद्धि कर देता है। तो इस प्रकार जो है ये पूरी क्रिया जो है संपन्न होती है। उसके पश्चात है कहते हैं प्रतिवनमूलक कारक क्या होती है। देखिए प्रतिमूलक जो है एंटोस्टेरोइड्स के कारक जो है सशक्त वाहिका कारक होता है, जो कि यह हृदय पेशी और मेयोसाइट्स और पेशी कोशिका द्वारा स्वतः एक जो है पॉलीपेप्टोन हार्मोन होती है, पॉलीपेप्टोन्स हार्मोन होती है, यानी पॉलीपेप्टोन्स हार्मोन कहलाता है। इसका जो है स्वतः उच्च रक्तदाब के प्रति अनुक्रिया के रूप में हृदय को अलिंदाओं में होता है। यह शरीर में जल, सोडियम, पोटाशियम और वसा को समस्थानिक नियंत्रण से संबंधित होता है, यानी यही जो होता है जल, सोडियम, पोटाशियम और वसा को समय नियंत्रण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। The next topic is osmoregulation. Osmoregulation by kidney. There is important topic. Maintenance the solute and concentration of the body fluid. There is a osmoregulation is the maintenance the solute concentration of the body fluid is called is osmoregulation. The maintenance of solute concentration is the body fluid is called to the osmoregulation. Find the control of the precise amount of water and salt reabsorbed into the blood is on important function of the digital converted tubules and the collected duct. Depending on the need of the water in the body, kidneys create hypertonic dilute as a hypertonic concentration urine. The osmoregulation is the control by the hormone ADH and aldosterone is the feedback the circuit of regulate their secretion. When the water content of the body is more leading to be low osmotic pressure, the less ADH means antidiuretic hormone is released. Hence the wall of the DCT and their collected tubules remain less permeable. As a result, plenty of the dilute urine, hypertonic urine is created. There is the most important function there. The B is when the water content of body is low, the portion of the pituitary is create more of ADH. The permeability of the tubules is increasing. As a result, more water is absorbed into the blood and reduce the volume of concentrated urine is excreted. Means hypertonic urea and the diuresis means to the production of the increasing amount of urine. So antidiuresis is the mean to reduction of urine volume and hence their name of antidiuretics hormones are ADH. There is a urine is also concentrated by the counter current system of the descending and ascending limbs of anal loops. About 5% of water from a filter is absorbed in their part. And D is in a response to the low sodium ion concentration or low blood pressure. Another hormone is the aldosterone is released by their adrenal cortex. It is stimulate the kidney tubules to absorb to sodium ion in exchange of potassium ion. This leads to be there is the reabsorption of the water by osmosis. As a result of increasing blood volume, their blood pressure is increased. And similarly, high sodium concentration will be inhibited. Their aldosterone is released, and it is a result would be a lead to the lower sodium ion concentration in the blood.
The aldosterone is the most hormone of the body is released. Their blood pressure is another is the release their adrenal cortex. The exchange of potassium iron is also important here, and the blood pressure is increased. Similarly, high sodium concentration will be compared to the aldosterone release. It is resulting or would be lead to the lower sodium concentration to air. तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि बुक द्वारा प्रसारण विनियम यानी ऑस्मोलेबुलेशन कैसे होता है, तो ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक भी यहाँ पर होता है। कहते हैं शरीर के तरल पदार्थों की विलय सांद्रता को बनाए रखने में जो है प्रसारण नियम कहते हैं, और उदीर में जो पुण्य अवशोषित जल और लवण की ठीक ठीक मात्रा का उत्कृष्ट नियम यानी दृष्ट संवाहित नालिका और संग्रहित वाहिकाओं का एक जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। शरीर में जल का आवश्यकता के आधार पर जो है किडनी यानी बुक जो है अल्प प्रासरण यानी तनुकृत अथवा अति प्राचीन सांद्रता का मूत्र कोषण करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कि जैसे हमारे शरीर में जो है कार्य होती है, जैसा हम कार्य करते हैं, वैसा ही किडनी जो है अपना कार्य करता है। इसके लिए वो जो है अल्प प्रासरी और जो है अति प्रासरी नियम का जो है कार्य करती है। अल्प प्रासरी का मतलब समझ ही गए होंगे कि जो किडनी कम मात्रा में जो है किडनी प्रासरण करती है, और अति मतलब होता है अधिक। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। कहते हैं प्रासरण नियम का नियंत्रण हार्मोन जो है ADH करता है, यानी प्रासरण नियम जो होती है इसका जो कंट्रोलर होता है वो कौन होता है? ADH एल्डोस्टेरोन द्वारा होता है, और इसके स्वतंत्र का नियम जो है पुनरारंभ परिप्रथ द्वारा किया जाता है। अब कहते हैं इसमें कई बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। जैसे पहला है कि शरीर में जल की मात्रा अधिक होने पर प्रासरण दाब कम हो जाता है, और ADH प्रतिमूलक यानी हार्मोन एंटी डायरेटिक्स हार्मोन कम मात्रा में नियुक्त होती है। यहाँ पर DCT और संग्राही वाहिनियों की जो है भित्तियों कम प्रासरण बनी रहती है, और इसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि बड़ी मात्रा में जो है तनुमूत्र यानी अल्प प्रसारी मूत्र का उत्सर्जन होता है, यानी अधिक अमाउंट में जो है अल्पसारी मूत्र का निर्माण हो जाता है, जो कि सही नहीं रहता है। कहते हैं ख पार्ट इसकी जो क्या है अगली पार्ट जो है कि शरीर में जल की मात्रा कम होने पर पश्च यानी पिट्यूटरी ग्रंथि अधिक ADH का स्राव करने लग जाती है। यानी मूत्र जब कम होने लग जाता है तो पीयूष जो है ग्रंथि यानी जो कंट्रोलर, देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको जो हार्मोनों कंट्रोलर का भी कंट्रोलर कहा जाता है, यानी सभी जो हार्मोन्स को जो है यही कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रंथि करती है, जिसको AD से आश्वस्त करती है। नालिकाओं की प्रेशर बढ़ जाती है, और इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ जो होती है आपको कि रुधिर में अधिक मात्रा में जल का अवशोषण कर लिया जाता है, यानी रुधिर में जो है जल की अधिक मात्रा अवशोषित कर लिया जाता है, और कम मात्रा में सांद्रता मूत्र जो है अति प्राशित मूत्र का उत्सर्जन कर देता है। और जो इसमें आपने देखोगे डायरोसिस यानी मूत्रलाता का अर्थ है कि बढ़ी हुई मात्रा में मूत्र का निकलना, अंत अति मूत्रता का अर्थ हुआ कि मूत्र की जो है मात्रा कम हो जाना, और यही कारण है कि इसे हार्मोन का जो है प्रतिमूलक हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन तथा ADH नाम दिया गया था। कहते हैं उसके पश्चात जो है मूत्र की सांद्रता जो है हेलो लूप की अवरोधी और आरोहित भुजाओं के प्रतिधारा तंत्र यानी काउंटर करेंट सिस्टम से भी होती है। यानी इसका जो है दोस्तों ये होती है कि अवरोही जो होती है मूत्रधारा का तंत्र जो होती है वो है काउंटर करेंट सिस्टम से भी होती है। निष्पादन में लगभग 5% जो है जल का अवशोषण इसी तंत्र के द्वारा ही होता है। उसके पश्चात है निम्न सोडियम आयन सांद्रता अर्थात निम्न रक्तदाब के प्रति जो है अनुक्रिया के ऊपर में एड्रेनस वैकुल्ट के एक अन्य हार्मोन जिसको हम एंडोस्टेरोन निकलता है। ये बुकक नालिकाओं की जो है पोटाशियम आयनों के बदले सोडियम आयनों के अवशोषण के लिए उद्दीपित भी करता है। और कहते हैं प्राशन द्वारा जल का अवशोषण कर लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि रुधिर के बढ़े हुए आयतन के कारण सख्त दाब बढ़ जाती है, रक्त दाब जो है बढ़ जाता है। इसी कारण सोडियम की बढ़ी हुई सांद्रता होने पर जो है एल्डोस्टेरोन का निकलना संबंधित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो रुधिर में सोडियम आयन सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। Our next topic is hemodialysis and kidney transplantation. There is an important topic here, hemodialysis. Hemodialysis mean is a kidney transplantation. The hemodialysis is the most important. There are kidney failure patient. There are kidney failure patient is the hemodialysis is an important method. There is a save the life. Yeah, this is called to the kidney transplantation. There are blood urea lead to the rise to abnormal uraniums as a patient suffering from a kidney failure. In such a patient is the artificial kidney is used by the removing excess urine from a body by process called to the hemodialysis.
The hemodialysis is the artificially kidney here. It is carried out in their following step. The first is the blood is taken out from the arteries and the patient as a cold to the 0 Celsius. The blood is tend to pass through the cellophonous tubes of the artificial kidney. A cellophonous is permeable to the macromolecules such as urea, uric acid, and mineral iron. It is not permeable to the macromolecules such as plasma, means is a plasma protein. The next point is outside the cellophonous tube is the dialysing fluid, which has some solute like those is a blood plasma, but not nitrogen molecules like urea and uric acid. There is outside the cellophonous tube dialysis fluid, which has some solute like blood plasma, but not nitrogen molecules like urea and uric acid. And then there is a nitrogenous is a compound formed within the cellophonous is a tube as a flow into the dialysis fluid by diffusion. There is a diffusion is the dialysis fluid to by the blood coming out of the artificial kidney is a vomit to body temperature. The blood coming out of the artificial kidney is a vomit to the body temperature are returned to the vena of the patient. Friend, here to show the artificially transplantation of the kidney. There is dialysis here. There is anticoagulation added to here. There is dialysis out, and there is a fresh dialysis in. The blood returned to patient and blood traps, and there is a dialysis of the patient of kidney failure. Here show the diagram is a patient's kidney and the arteries venous cava and transplanted kidney here. There is artificial kidney is here of attached those and their kidneys uterus, urethrics, venas like arteries and bladder. There is the other side is the excess salt, excess water, urea, toxic, and the glucose and dissolve the protein that blood cells also and purified blood return to the body and fresh dialysis flowing to power. There is a kidney is a failure patient for the dialysis and here. The kidney transplantation is if the kidney failure cannot be treated by their other available means, the kidney transplantation is a advice. The donated kidney may be come from the living person or donor who has recently died, and the genetic make of the donor should be close to the patient as possible. That is, if they are donated by the close relation, it reduces the chance of rejections. The drugs are, however, used to prevent or rejection of the transplantation kidney by their body. The last topic is the role of liver in excretion. It is a excrete of bile pigment is a cholesterol, drugs, and some vitamins. The role of liver is excretion is the cholesterol, drugs, and some vitamins, and it excretes all the above mentioned substance in a bile will flow into the small intestine and form there. This is get removed with the feces. And formation of a uric and uric acid from ammonia also take place in the liver, and these are removed from a body by the kidney. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अवरोहण यानी हेमोडायलिसिस। देखिए हेमोडायलिसिस या जो है बुक प्रतिरोपण यानी जो है प्लांटेशन यानी किडनी के जो अगर मान लीजिए कोई फेलियर पेशेंट है तो उसको हम कैसे जो है बचा सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम हेमोडायलिसिस भी कर सकते हैं या उसको जो है प्लांटेशन के रिगार्डिंग उसको जो है दूसरा किडनी दे सकते हैं। अब दूसरा किडनी देते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आखिर कैसे ये होता है, इसका क्या मेंटेनेंस होती है, तो इसी विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या है। देखिए हेमोडायलिसिस जो रुधिर अवरोहण कहलाता है, इसको कहते हैं। इसमें जो कहते हैं बुकपात यानी किडनी फेलियर पेशेंट के साथ ऐसा होता है, से ग्रसित रोगों से रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है असाधारण यानी यूरेमिया रूप से बढ़ जाती है। ऐसे रोगों में रुधिर में से अतिरिक्त यूरिया के निकलने के लिए एक जो है कृत्रिम बुक का इस्तेमाल किया जो है एक आर्टिफिशियल किडनी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है हेमोडायलिसिस कहते हैं, यानी जो आर्टिफिशियल किडनी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया में कुछ चरण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कहते हैं सबसे पहले तो बात यही आता है, रोगी की धमनी में से रुधिर निकाला जाता है और जो है 0 सेल्सियस तक ठंडा कर लिया जाता है, यानी बॉडी से जो है धमनी से जो है वहाँ से ब्लड निकाला जाता है और उसको कुछ समय के लिए ठंडा कर लिया जाता है, 0 सेल्सियस पर ठंडा कर लिया जाता है। इस रुधिर को तब कृत्रिम बुक की सेलोफेन नामिक में होकर गुजारा जाता है। सेलोफोन सूक्ष्म
अणुओं जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल और खनिज आयरन के लिए परामत होती है। यह प्लाज्मा प्रोटीन जैसे महाअणुओं के लिए परामर्श नहीं होती है। तो इसको जो है सेलोफोन नालिकाओं से गुजारी जाती है, जो हम ब्लड निकाले हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, सेलोफोन नालिका के बाहर अफवान यानी डायलोसिंग तरल होता है। डायलोसिंग तरल उसमें भरा हुआ होता है, जिसमें रुधिर प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ विलिय तो विद्यमान होते हैं, यानी कुछ विलिय जो होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन युक्त अणु नहीं होते हैं। यानी इसमें जो है कहते हैं यूरिया जो है, यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे नाइट्रोजन अणु इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। इसलिए जो है सेलोफोन नालिका के भीतर जो है नाइट्रोजनी यौगिक विसरण द्वारा अपवहन तरल में चले जाते हैं, और कृत्रिम जो है किडनी जो आर्टिफिशियल किडनी में बाहर आने वाले रुधिर को शरीर के तापमान के बराबर गुणन बना दिया जाता है, और फिर उसे शरीर के जरिए जो है रोगियों के शरीर वापस भेज दिया जाता है। यानी उसको जो है टेम्परेचर पूरा मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन करके फिर जो है पेशेंट वाले बॉडी में जो है इसको भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है डायलिसिस की जो है क्रियाएँ होती है। कहते हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल आपको देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि देखोगे कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर को जो है पंप लगा दिया गया है, और जो है ब्लड यहाँ से निकाला जा रहा है, और फिर दोबारा जो है इसको डायलिसिस करने की प्रक्रिया में पूरी प्रोसेसिंग यहाँ हो रहा है। और अंदर आपको कुछ दिख रहा है, डॉट बने हुए हैं दोस्तों, ये जो होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे बॉडी का 37 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो इसको मेंटेन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ़ारेनहाइट में जो होता है 97.6 या 7 हो सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है रखता है, तभी जाके जो है हमारा बॉडी जो है इसको एक्सेप्ट कर पाता है, ठीक है। ये जो है आर्टिफिशियल किडनी का जो है यहाँ पर चित्र जो है दिखाया गया है, जिसमें हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर अगर डायग्राम में देखोगे तो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या होती है। देखिए जो ये डॉट लाइन दिखाई गई है, जिसको इस माइक्रो दिखाया गया है, तो इसमें आप देखोगे कि क्या क्या होता है। अत्यधिक लवण यानी लवण होती है, अत्यधिक जल होती है, यूरिया होती है, अवेटॉक्सिन होती है, ग्लूकोज होती है, घुलित प्रोटीन होती है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, और शुद्ध रक्त जो है शरीर के वापस भेज दिया जाता है। तो ज़्यादा आरोपित डायलिसिस द्रव्य जो है सेलोफोन से गुजारा जाता है, जो कि यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। दूसरा यार किडनी का यहाँ पर जो है चित्र बताया गया, जिसमें देखिए एक दो किडनी तो हमें पता है कि 2 किडनी हमारे शरीर में होती है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 किडनी लगाई गई है। तो तीसरा किडनी जो है आर्टिफिशियल हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है डायलिसिस किया जाता है। इस कहते हैं कि प्रतिरोपण के जो रोगियों को बुक्कक यानी महाधोनी महाशिराएँ होती है, जिसमें प्ररोपित बुक्कक यानी ये जो है आपको तीसरा जो नीचे दिख रहा है वो प्रतिरोपित किया गया है, यानी किसी से उधार लेके इसको जो है प्रतिस्थापित यहाँ पर किया गया है, जो मूत्रवाहिकाओं के साथ जोड़ा गया है और शनि प्लग सिराएँ को किया गया था। इस तरह से जो दोस्तों होता है प्लांटेशन होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए दोस्तों, आप सोचते हो कि सिलेबस जो है जितना सिलेबस है उतना ही हमें करना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो दोस्तों, ये जो है सिर्फ सिलेबस वाइज चल रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जिन बच्चों का जो है टॉपिक है उनको देखना जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। कहते हैं इंग्लिश हिंदी का डोज इसलिए होता है, इंग्लिश में जो होता है आप अच्छे से समझ लेते हो। इंग्लिश में कुछ वर्ड जो है हिंदी में आपको समझ नहीं आती है, तो इसलिए जो है इंग्लिश में एक बार पढ़ लोगे ना तो हिंदी में भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये डबल डोज है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, और कहते हैं जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनका मन ही नहीं पढ़ने पर लग रहा है, क्योंकि जो बच्चों को पढ़ने में मन लगता है ना उसको बातों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। किडनी के बारे में भी हमने जाना। देखिए ये जो है प्रतिरोपण करना तब होता है जब व्यक्ति के जो है किडनी फेलियर कहलाते हैं, यानी उनका किडनी जो होता है फेल हो जाता है। अब देखिए इसमें कुछ बातें जो दिखाई गई, कहते हैं प्ररोपण के समय क्या क्या होती है। यानी प्रति का मतलब कि बदले, और आरोपण का मतलब तो पता ही है, यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यदि बुकक पात का उपचार अन्य तरीकों से संभव नहीं होता है तब बुकक में जो है प्रतिरोपण की सलाह दी जाती है। अब कहते हैं कि बुकक जो है किसी भी जीवित से अथवा जिसकी हालत ही मृत्यु ही हो प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिसकी मृत्यु जो है कुछ समय पहले ही हुआ हो उससे जो है हम किडनी को निकाल सकते हैं। कहते हैं दाता का आनुवांशिक लक्षण रोगियों के लक्षण के साथ यथासंभव अधिक से अधिक मेल खाते हुए होना चाहिए। यदि दाता रोगी का कोई नज़दीकी संबंधी हो तो प्रतिरोपण बुक के अस्वीकार के अवसर कम हो जाते हैं। यानी देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर मान लो कोई पराया किडनी हम ले रहे हैं तो उसमें जो है उसको एक्सेप्ट करने की चांसेस बहुत कम होती है, लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति किडनी दे देता है तो इसको जो है प्रतिरोपण करना बहुत ही आसान होता है, और ये एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति मर चुके होते हैं उनके बॉडी से जो है किडनी
निकाल लिया जाता है कि जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। फिर भी रोगी के शरीर द्वारा जो है प्रतिरोपित बुक के अस्वीकार किए जाने को रोकने के लिए औषधि दी जाती है कि औषधि से जो होता है उसका जो है बराबर मेंटेनेंस किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है लास्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक जो है इस चैप्टर का यही है कि उत्सर्जन में यकृत की क्या भूमिका है। देखिए उत्सर्जन में जो यकृत होती है उसका क्या भूमिका है, तो यह जो है पित्त वर्ण को जो है कोलेस्ट्रॉल, औषधि और कुछ विटामिनों का जो है उत्सर्जन करता है। यानी यकृत जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल, औषधि और कुछ विटामिनों का जो है उत्सर्जित करती है और कहते हैं सभी उपरोक्त पदार्थों को ये पित्त में उत्सर्जित कर देती है, जो छोटे आंतों में आ जाता है और वहाँ से मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्पादन अमीनों से है जो कि यकृत में होता है और बुक में इन्हें शरीर में से बाहर निकाल देता है, यानी किडनी जो है इन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने समझा। आगे का दोस्तों जो है हम 15 चैप्टर में मिलेंगे। 15वां चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए और देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, शेयर करने के इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, क्योंकि शेयर करने से ये होता है कि उन आवश्यक बच्चों तक ये वीडियो पहुँचता है जिनको ये ज़रूरी होती है। ठीक है, कई बच्चे आलोचना भी करते हैं, कोई बच्चे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि काफ़ी हेल्पफुल है। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े व्यक्ति जो होते हैं एक डिजिटलाइज आपको दिखाते हैं, तो डिजिटलाइज हमें नहीं जाना है। देखिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ोगे ना तो आप ऑटोमेटिक जो है बेस्ट से बेस्ट बन जाओगे। ठीक है, और डिजिटलाइज की दुनिया में खोगे तो हो सकता है कि आप अधिक के चक्कर में कुछ भी ज्ञान आपको प्राप्त ना हो। तो इसलिए सबसे अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने सिलेबस को कवर करता है। ठीक है, मैं तो ये भी सुनने में मुझे मिलता है कि लास्ट टाइम मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि आपने तो डिजिटल देखा, वीडियो देखा, लेकिन आपने अपना सिलेबस पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कहते हैं एक ही कंसेप्ट को अच्छे से समझ लोगे तो कौन सा आपके तीर मार लोगे। आपको जो है हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, तब जाके जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। त्रिपाण स्टडी सेंटर का सिर्फ यही उद्देश्य है कि बच्चे जो नंबर के साथ साथ जो है सही ज्ञान उनको प्राप्त हो। ठीक है, इसीलिए जो है ये हिंदी में आपको समझाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा देश जो है हिंदी भाषित देश है, जहाँ पर हर कई क्षेत्र में जो है हिंदी लोग बोलते हैं। तो इसलिए जो ये कई बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ये NIOS, NCERT और साथ में आपको पता ही है कि यूपी बिहार बोर्ड बच्चों के लिए और कई बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पढ़ते हैं जहाँ पर उनका बायोलॉजी का सिलेबस है। तो मैं तो यही कहता हूँ उन बच्चों से जिनका ये सिलेबस मैच करता है वो इसको देखें और समझें, और साथ में दूसरे बच्चों को भी जो है इसमें भागीदारी बनाएं, क्योंकि इसे त्रिपाण स्टडी सेंटर ने जो है एक चैन जो है एक बनाया है, जिसमें आपको जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाना है और दूसरे बच्चों को शेयर करना है। तो ये जो है आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। ठीक है, आप पे जोर नहीं दिया जा रहा है, आपको जो है प्यार से इसको समझने की आवश्यकता है और इसको जो है बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है दोस्तों, आगे जो है हम 15वां चैप्टर मिलेंगे के साथ। जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा
दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।